आज का जो हमारा विषय है वह है 1857 की क्रांति, जिसे भारत के इतिहास में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। 1857 का जो वर्ष न केवल भारत के इतिहास में ही बल्कि विश्व के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस वर्ष भारतीयों ने अंग्रेजों को देश से निकालने की कोशिश की, जिसमें हम नाकाम अवश्य रहे, लेकिन इस नाकामी के पीछे भी हमारे कामयाबी के कदम थे। यह अकस्मात घटने वाली घटना नहीं थी। 1857 की क्रांति ये नहीं है कि भाई एक ही दिन में हो गई। इसके पीछे अनेक कारण थे और उन कारणों की वजह से 1857 की क्रांति आरंभ हुई। तो हम आज 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का जो पहला कारण है वो राजनीतिक कारण है, दूसरा प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या होता है कि उसे समय क्रांति क्यों हुई, 1857 में क्यों हुई, 56 में क्यों नहीं हो गई, इससे बाद में क्यों नहीं हो गई। तो ये जो कारण होते हैं ये तात्कालीन से संबंधित होते हैं, उस समय क्यों हुई। अब हम सबसे पहले इसके जो पढ़ेंगे वो राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। कौन से कारण पढ़ेंगे? राजनीतिक कारण क्या होते हैं? जो शासन से संबंधित होते हैं। तो इसमें पहला जो कारण है वो है लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था। लॉर्ड वेल्लेस्ली है वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और वो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। कब से? 1798 से 1805 तक। तो उन्होंने एक नीति चलाई जिसको सहायक संधि व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंदर क्या था कि भारतीय राजा नवाबों को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ती थी और उस संधि की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों का भारतीय राजा नवाबों को पालन करना पड़ता था। इसके बदले में कंपनी क्या करती थी? कंपनी उस भारतीय राजा नवाब की को रक्षा करने का आश्वासन देती थी। भाई अगर कोई बाहरी शक्ति आप पर आक्रमण करेगी तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस संधि के दुष्परिणाम निकले। भारतीय राजा नवाब है वो अंग्रेजों के बंद पक्षी की तरह, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी होता है ना, उस तरह से हो गए। भारतीय राजा नवाब वो उस पिंजरे से अंग्रेजों की जो सहायक संधि व्यवस्था थी उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर अंग्रेज थे जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने भारत में कट्टरवाद का चलन किया और इसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय राजा नवाबों को अंग्रेजों में मिलाने के लिए जो वो कर सकते थे वो किया। इसके लिए उन्होंने लैप्स की नीति चलाई। कौन सी? लैप्स की नीति, जिसे इतिहास में हड़पने की नीति भी कहते थे। ये नीति क्या थी? इस नीति के अंतर्गत अगर किसी भारतीय राजा नवाब के यहाँ पुत्र पैदा नहीं होता था तो उस भारतीय राजा नवाब को की मृत्यु के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के द्वारा बहुत से राज्यों को जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, इन राज्यों को उनके राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज में मिला दिया। तो इसका काफी विरोध किया था। इसके बाद नाना साहिब और बहादुर शाह जफर की पेंशन बंद कर दी। नाना साहिब मराठा से संबंधित थे और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। तो इनको ब्रिटिश सरकार ने जब अंग्रेजी राज में मिलाया था इनके राज्य को, तो एक पेंशन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने वो राजा नवाबों की पेंशन बंद कर दी। बहादुर से यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के पुत्रों को भी मार दिया था उन्होंने। तो ये भी एक 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करना, बहुत से राज्यों को मिला लिया किसी न किसी तरीके से, जैसे भी, चाहे युद्ध के द्वारा, चाहे संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा
ब्रिटिश राज्य का विकास किया गया, ब्रिटिश राज्य को बढ़ाया गया। उन्होंने इसके लिए जो भी नीति अपनाती थी वो अवध विलय, अवध विलय एक अलग ही टॉपिक है। अवध में को सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश राज में मिलाया। अब क्या था कि अवध के शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि व्यवस्था की शर्तों के अनुसार शासन करना शुरू कर दिया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अवध के शासक पर संधि का पालन न करने का आरोप लगाकर और इसे ब्रिटिश राज में मिला दिया। तो ये 1857 की क्रांति के कौन से कांड थे? राजनीतिक कांड। राजनीतिक कांड के बाद आता है प्रशासनिक कांड। कौन से आते हैं? प्रशासनिक कांड। प्रशासनिक कांड क्या होते हैं? जो प्रशासन से संबंधित होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए गए, क्योंकि उस समय कंपनी का शासन था। 1857 से पहले आपको विदित भी होगा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद और फिर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज है वो व्यापारी से राजा बनने लगे और धीरे धीरे करके उन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज मिला दिया। तो जो उनका प्रशासन था, अब जैसे ब्रिटिश ईस्ट या कंपनी के जो कर्मचारी थे वो तो संख्या में बहुत कम थे, तो प्रशासन में काम कराने के लिए उनको किन की आवश्यकता थी? भारतीयों की। और प्रशासन में भारतीयों का जो योगदान था उनके अंदर भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, निम्न पद दिए जाते थे, छोटे पद दिए जाते थे, जैसे सिपाही वगैरह बना दी या वैसे मंत्री बना दी, बिल्कुल छोटे। प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, भारत के ऊपर अत्यधिक करके, प्रशासन में जो भारतीय थे उनसे बहुत अधिक करके भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर कम वेतन दिया जाता। तो इसमें क्या होता है? कम वेतन। मान लो एक अंग्रेज है और एक भारतीय एक ही पद पर बैठे हैं, तो अंग्रेज कर्मचारी को ज्यादा वेतन दिया जाता था, भारतीय कर्मचारी को कम वेतन दिया जाता था। तो ये भी एक डिफरेंस था, भेदभाव किया जाता था भारतीयों के साथ 1857 की क्रांति से पहले प्रशासन में। फिर आता है सामाजिक कांड। सामाजिक कांड क्या होता है? समाज से संबंधित। जैसे कि आप देख सकते हो कि समाज के साथ भी उन्होंने, भारतीय समाज के साथ भी काफी छेड़छाड़ की और समाज में भी भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश की। भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि वो भारतीयों को हब्सी, काले कुत्ते, निग्रो आदि कहकर पुकारते थे। अंग्रेजों का सामाजिक मान्यता भारतीयों पर थोपना, और जो अंग्रेजों की मान्यताएं थी वो जबरदस्ती भारतीयों पर थोपी कि आपको ये काम करना पड़ेगा, समाज में इस तरह से रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जो नीतियां थी वो भारतीयों के ऊपर थोप दी। सामाजिक बुराइयों को दूर किया, विधवा पुनर्विवाह हो गया। देखो ये कार्य अंग्रेजों की तरफ से अच्छे थे, जैसे सामाजिक बुराइयां थी उस समय, कन्यावध था, नरबली था, सती प्रथा थी, ऐसी बहुत सी सामाजिक बुराइयां थी जिनको अंग्रेजों ने दूर किया। इसी प्रकार विधवा स्त्री का विवाह नहीं होता था, तो लॉर्ड डलहौजी ने विधवा स्त्री को विवाह करने की आज्ञा प्रदान की, इसके लिए कानून बनाया। लेकिन भारतीय लोगों ने इसको उल्टा समझा। भारतीय लोगों ने समझा कि हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारतीयों का सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विरोध भी किया। ब्रिटिश शिक्षा को बढ़ावा, और फिर क्या है? उन्होंने समाज के अंदर कौन सी शिक्षा लागू कर दी? ब्रिटिश शिक्षा। अब ब्रिटिश शिक्षा लागू करने का उनका एक उद्देश्य था। ब्रिटिश शिक्षा भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लॉर्ड मैकाले ने कहा, लॉर्ड मैकाले उनके सहायक थे। अब उन्होंने, मैकाले ने स्वयं कहा है कि हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा इसलिए लागू करना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा वर्ग चाहिए जो रंग और जाति में तो भारतीय हो लेकिन विचारों में एक अंग्रेज हो। तो इस तरह से अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लागू करने का ये था कि इससे उन्हें सस्ते कर्मचारी मिल सकते थे जो दुभाषीय का काम कर सकते थे। दुभाषी मतलब अंग्रेजी को भी जानते थे, वो जान जाएंगे पढ़ने के बाद, और भारतीय भाषाओं को जानते ही थे और उनको मन चाहे वेतन में वो रख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है धार्मिक कांड। अंग्रेजों ने भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाया, भारतीय
भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाया, उन्हें पदोन्नति नहीं दी भारतीयों को, भारतीय सैनिक जो धर्म के थे उनको ऊंचे पद नहीं दिए प्रशासन में या सेना में, जहाँ भी थे। वंशों को हिंदू कानून में बदलाव। एक क्या किया कि अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया जिसको वंशों में हिंदू कानून कहते हैं। इसके अंदर क्या था कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसको उसकी संपत्ति में यों का यों हिस्सा बना रहेगा, अदरवाइज उसकी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार जब्त कर देगी। भारतीय मंदिर व मस्जिदों को तोड़ दिया, भारतीय मंदिर और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। इसको उत्तराधिकारी कानून भी बोलते हैं। मंदिर मस्जिद तोड़ दिए गए और चर्च या जो अंग्रेजों के धार्मिक स्थल थे उनकी स्थापना की गई। फिर आता है आर्थिक कारण। आप चित्र में देख सकते हो कि किस तरह से अंग्रेज है वो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, जबरदस्ती कर वसूल करते थे। आर्थिक कारण में क्या आता है, किसानों और जमींदारों पर अत्यधिक भूमि कर लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? बहुत ही ज्यादा भूमि कर थे, और उन करों को उतारने में किसानों और जमींदारों का सब कुछ बिक जाता था। भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारतीयों से कच्चा माल ले जाते और तैयार माल लाकर ऊंचे दामों में बेचते। कच्चा माल यहाँ से सस्ते में खरीदते, तैयार माल लाकर ऊंचे में बेचते। तो इससे क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था या उद्योग धंधे वो नष्ट हो गए। कच्चा माल सस्ते दाम पर और तैयार माल ऊंचे दाम पर बेचते। और भारतीय जो हस्तशिल्प कला थी, जो हाथ से सामान बनाते थे कपड़े वगैरह, उनको बिल्कुल अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। उनके स्थान पर ब्रिटिश उद्योग धंधे हैं वो स्थापित होते चले गए, जिससे भारतीय उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गए। सैनिक कानून है सैनिकों से संबंधित। जब आपने अलग अलग पढ़े तो हम उनको पढ़ राजनीतिक कांड, प्रशासनिक कांड, धार्मिक कांड, आर्थिक कांड, तो वो उन्हीं से संबंधित है। अब आता है सैनिक कांड। बस सेना में भारतीयों के साथ क्या भेदभाव किया जाता था? सेना में भारतीयों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। भारतीय सैनिकों को घरों से दूर भेजा जाता था। घरों के आसपास नहीं रखते थे, उनको दूर भेज देते थे। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अन्य जगहों पर, जिसको इतिहास में काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ तक भेज देते थे। और वो अपने घर वालों से या अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी योजना इस प्रकार से नहीं बना रह सकता था, दूर रहता था। अब आते हैं तात्कालिक काल। तात्कालिक काल में चर्बी वाले कारतूस, ये देखिए मंगल पांडे है, ये उनकी डाक टिकट है जो भारत सरकार ने जारी कर रखी है। चर्बी वाले कारतूस क्या थे कि भारतीय सैनिकों को एक नई राइफल दी गई जिसमें जो कारतूस डलता था उसको डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। किससे? मुंह से, दांतों से काटना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी में, किसकी? गाय और सुअर की चर्बी। तो गाय और सुअर के लिए क्या था कि गौ है वो हिंदू के लिए पवित्र है, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो सुअर का मांस नहीं खाते। तो इस तरह से ये जो तात्कालिक काल था, ये दोनों धर्म के लोगों के लिए बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। और भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। और ये सबसे पहले मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया और विद्रोह किया। मंगल पांडे को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को, लेकिन इससे विद्रोह की आग शांत नहीं हुई। भारतीय लोग, राजा, नवाब, साधारण सभी लोग, सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ एक योजना बनाने लगे कि किस तरह से इनसे युद्ध किया जाए। तो इसके लिए गुप्त रूप से योजना बनाई गई, एक क्रांति की योजना बनाई गई और लोगों का संदेश भेजे गए। संदेश भेजने का माध्यम था कमल का फूल और चपाती। कमल के फूल और चपाती के द्वारा
11 मई को एक साथ क्रांति आरंभ करेंगे। 31 मई को एक साथ क्रांति आरंभ करेंगे, लेकिन 10 मई को ही मेरठ छावनी से क्रांति आरंभ हो गई। 11 को भारतीय सैनिक है वो दिल्ली आ गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। इस तरह से 1857 की क्रांति आरंभ हुई। जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए गए, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भरसक कोशिश की और उसमें उनको सफलता भी मिली। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली प्रमुख केंद्र था। इसमें क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। जॉन निकोलस के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर से युद्ध करने के लिए सेना भेजी गई, जिसमें जॉन निकोलस को सफलता मिली। दूसरा, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया। वहां पर हेनरी लॉरेंस तो गूगल फॉर्म कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। गूगल फॉर्म करने के लिए सबसे हमें google.com पे जाके गूगल फॉर्म खोलना है। उसमें गूगल फॉर्म खोलने के बाद सबसे पहले हमें अनटाइटल्ड फॉर्म, किस बारे में आप क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ लेसन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री भर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे हिस्ट्री, हमारा विषय हमारे पास है 1857 की क्रांति, तो हम यहाँ 1857 क्रांति, ये हमने इस गूगल फॉर्म को नाम दे दिया। अब आप किस टाइप के क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। अब हम आपने पहला क्वेश्चन लेना है, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इसमें फीड कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं कि झांसी के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो हम यहाँ लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे झांसी में क्रांति का नेता कौन था। ये आपने लिख दिया। अब ऑप्शन लेने आपने, ऑप्शन पहला लेना है। क्या 4 ऑप्शन कौन से आप देना चाहते हैं, कौन था नेता, ठीक है। तो हमने पहला लिखा कंवर सिंह। अब यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, तो ऐड पर जाएंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। इसमें आप किसका नाम लिख सकते हैं, नाना साहब का नाम लिख सकते हैं, नाना साहब। और क्रांति के अंदर कौन थे, कंवर सिंह थे, कंवर सिंह आ गया। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी बाई। और फिर हम चौथा ऑप्शन
आपने एक को टिक करना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को आपने टिक किया, ये कुछ सेटिंग होती है, उससे पहले हमें ये सेटिंग करनी पड़ती है। आप इन सेटिंग को कर लें। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अभी आपने रिस्पॉन्स दिया तो उसको बदलने की परमिशन दी जाए। लिमिट टू वन ऑप्शन, आपको एक ही ऑप्शन देने का, ये नहीं दो से एक से ज्यादा पर टिक मार कर दें। ये जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसमें औजार नहीं थे। औजार के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था और पत्थर है वो अलग अलग तरह के थे, बेडौल थे, किसी की बनावट किसी की तरह थी, जो उनको औजारों के रूप में करते थे। जैसे कोई चीज़ छोटी उस तरह से पत्थर का यूज करते थे। चकमक कहते हैं कि जो आग का आविष्कार हुआ वो पत्थर में ऐसे रगड़ने से हुआ। नुकीले पत्थर भी होते थे, ठीक है, इस टाइप से। तो जिस किसी चीज को खोदना हो, निकालना हो, आजकल तो हमारे पास धातु के औजार है, लेकिन उनके पास धातु के औजार नहीं थे। कोई ऐसी चीज पीटनी है तो उसके बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था, ठीक है। ये पत्थर भी थे। इन पत्थरों का प्रयोग अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर किया जाता था। तो आप समझ गए ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो हमारा समय की शुरुआत वाला लेसन है उसमें आदिवासी लोग हैं विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे, अलग अलग यूज से। उनका अलग अलग वस्तुओं के लिए, खेतों को खोदने के लिए या मांस को काटने के लिए प्रयोग करते थे। अब जैसे कि आप देखते हो कि अगर कोई गोल पत्थर होता है वो आसानी से उड़ जाता है, लेकिन चपटे जो पत्थर होते हैं वो आसानी से नहीं लुढ़कते। तो कहते हैं कि पहिए का आविष्कार भी इसी रूप में हुआ कि जैसे उन्होंने किसी पत्थर को, गोल पत्थर को लुढ़कते हुए देखा तो उनको याद हुआ कि भाई गोल पत्थर है वो आसानी से, या गोल चीज है वो आसानी से लुढ़क सकती है, तो उससे पहिए का आविष्कार हुआ। जबकि चपटे पत्थर को हमें खींचने में या लुढ़काने में जोर लगता है। ये स्टूडेंट, ये गूगल फॉर्म है, इनको मैं आपको भरना बता रहा हूँ। ये गूगल फॉर्म है, इनके द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। आज हम आर्टिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप गूगल फॉर्म को क्रोम पर खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपने अपना नाम, संजना, स्कूल, GSSS पाली। इसके बाद पहला जो आर्टिकल है, कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मैटर। अब इसमें आपने क्या करना है, आर्टिकल भरने हैं। आर्टिकल का ऑप्शन हमारे पास 3 ही होते हैं, ए, एन और डी। उनमें चौथा ऑप्शन होता है कि कोई भी नहीं आएगा।
तो पहले में कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि भाई जो वोवल है उनके साथ ए, ई, आई, ओ, यू जो वोवल है इनके साथ एन आता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें एन का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि इसमें यूजफुल हमने इसको साउंड के रूप में देखना है। किसके रूप में? साउंड। अगर साउंड है वो स्वर की आ रही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अगर साउंड है वो व्यंजन की आ रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, क्या आएगा? ऑनरेबल। ऑनेस्ट से बना है एन, क्या आएगा? एन। वाराणसी इज ए होली सिटी, वाराणसी इज ए होली सिटी। The word is a happy place, the word is a happy place. He returned after, अब यहाँ देखो एच आया है लेकिन हम आर्टिकल क्या भरेंगे इसमें? एन। क्यों? क्योंकि एच है वो साइलेंट रहता है। सन शाइन ब्राइटली, अब देखो सन जो आर्टिकल दी है वो निश्चित चीज के लिए आता है, तो सूरज है वो निश्चित है, तो इसमें आर्टिकल क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा। फ्रेंच इज इजी एंड इजी लैंग्वेज। द टेबल इज मेड ऑफ, अब यहाँ पर देखो वुड, वुड के साथ आर्टिकल नहीं आता। गंगा इज अ होली रिवर, गंगा नदी की तरफ इशारा है, आर्टिकल क्या आएगा? द गंगा। रुस्तम वाज ए यंग पारसी, ये 10 ही थे इसमें। अब आप इसको सबमिट करेंगे, गूगल फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर वही बात है कि आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं क्रोम के अंदर जाकर, और आपके स्कोर क्या है? 20/20।